यूएई की अपनी छोटी सी विजिट में भारत का बड़ा फायदा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा दिया, इस फायदे के बारे में आज आपको बताने वाले। आज भारत और यूएई के बीच निवेश और समझौतों को लेकर कई फाइलों पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एमओयू एक्सचेंज किया गया। एलपीजी यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के इंपोर्ट पर समझौता हो गया। भंडार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर एमओयू साइन हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसके अलावा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया। इन समझौते के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, आप एक बार सुनिए। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। 28 फरवरी से ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा बिठा रखा है, यानी कि आज करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान को डर है कि अगर उसने हॉर्मुज खोल दिया तो अमेरिका का जो जहाज है वो हथियार भरकर वहां पहुंच जाएगा और फिर ईरान हॉर्मुज से अपना कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ईरान का डर अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि इससे पूरी दुनिया का कितना बुरा हाल हो रहा है। दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह के इंतजाम करने में जुट गए। खुद भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं है। पीएम मोदी भी दो बार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल बचाने की अपील जनता से कर चुके हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज खुले, वहां से गुजरने वाले जहाजों को सेफ रास्ता मिले और किसी भी जहाज पर हमले ना हो। लेकिन यह होगा कैसे? ये तभी होगा जब पूरी दुनिया ईरान को भरोसा देगी कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है वो बना रहेगा और अमेरिका का कब्जा कभी नहीं होने देंगे। आप देखिए कि ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हुआ है, अपने सारे घोड़े खोल दिए हुए हैं। और चीन जाकर भी ट्रंप ईरान के पक्के यार शी जिनपिंग से यह नहीं कहलवा पाए कि भाई हॉर्मुज खोल दो। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाता वो पीएम मोदी सीना ठोक कर देते। चाहे पुतिन के मुंह पर युद्ध बंद करने की अपील हो या फिर हॉर्मुज खोलने की बात, पीएम मोदी भारत की आवाज हर मंच पर उठा देते हैं और बेधड़क उठाते हैं, बेरोक टोक उठाते हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद थे, तब उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के सामने कह दिया कि हॉर्मुज खुलना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज का मुद्दा भारत की प्राथमिकता में है। सुनिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग। भाई, पीएम मोदी की खासियत है कि वो जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल बॉन्डिंग बना ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। पीएम की हग डिप्लोमेसी की मुरीद तो पूरी दुनिया है। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भी पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई दी। पीएम मोदी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए आज पीएम मोदी की प्लेन जब वहां यूएई के आसमान में पहुंचा तो वैसे यूएई एयरक्राफ्ट के F-16 फाइटर जेट्स पीएम के प्लेन की सुरक्षा के लिए स्कॉट के लिए पहुंच गए। इसके बाद जब पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने के लिए पहुंचे, तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सुनिए इस ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने क्या कहा। माय डियर ब्रदर, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द
ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई में पीएम मोदी का ऐसा शानदार सम्मान देखकर मोदी विरोधियों को आग लग गई है। कुछ लोग तो छाती पीट रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया इतना सम्मान। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस को छाती पीटती भी दिखाई भी दे रही है कि कैसे छाती कांग्रेस के नेता आज पूरे दिन पीटते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी की वजह वो है जो मोदी विदेश दौरे पर जाने से पहले करके गए हैं, और वो वजह है तेल की कीमतें बढ़ाना। ईरान अमेरिका युद्ध के 76 दिन बाद भारत में पेट्रोल की कीमत 3% के आसपास बढ़ाई गई। पूरा एंटी मोदी इकोसिस्टम गोलियां कर, मतलब एक झुंड में आ गए सब लोग और छाती पीटने लग गए कि बाप रे बाप क्या कर दिया, जनता की जेब काट ली, जनता की जेब काट ली है, ये लोग कह रहे हैं विपक्षी नेता। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कि एंटी मोदी इकोसिस्टम ये नहीं बता रहे कि ऊर्जा संकट की मार से अमेरिका भी नहीं बचा हुआ। वो अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, जिसके पास खदान है, जिसके पास कुएं के तेल है, तेल के कुएं हैं, जो दावा करता है कि उसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप के अमेरिका में भी तेल के दाम 28% बढ़ चुके हैं युद्ध के बाद। तो फिर भारत में महज 3% तेल की कीमत बढ़ने पर इतनी हाई तौबा क्यों? मोदी विरोधियों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मनमोहन सिंह की तरह तेल कंपनियों को कूपन बनाकर दे देना चाहिए था कि भविष्य में पेमेंट कर देंगे, और अगली सरकारों के माथे बिल फाड़कर कट लेना चाहिए था। अब पाठशाला में खुद ये बात कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि सरकारी तेल कंपनियों को इस संकट में घाटे का बोझ उठाना चाहिए, और शायद वही हो भी रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि तेल के दाम ना बढ़े, इसलिए तेल कंपनियों का घाटा कर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, और अब तेल के दाम बढ़ाए भी तो महज 3 रुपए, वरना ये तेल की कीमतें 3 रुपए की जगह 15 से 20 रुपए तक बढ़ जाती भाई। इसलिए मनाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी हो सके खुल जाए, उतना अच्छा होगा, नहीं तो आगे ऐसे कई और झटके लग सकते। तेल के दाम बढ़ने पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में लोगों ने आज क्या कहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अन्य देशों से संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। और रही बात तेल बढ़ने की, तेल की कीमतें जो 2-3 रुपए बढ़ी हैं, अन्य देशों में जाके आप देखेंगे सर वहाँ काफी दिक्कतें हैं। अपने देश में तो बहुत सुधार है। मोदी जी ने जो ये बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए या डीजल पेट्रोल का थोड़ा बचत करिए, तो ये आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि जो अगर हमें किल्लत आती है तो उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, तो हमारे देश के जनता को परेशानी नहीं होगी। सही सर, तेल का असर पड़ा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जनता आम जनता परेशान हो रही है। जाहिर सी तौर पे भाई आपका भी बजट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य देशों की अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। हम लोग का एक जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है हमेशा, तो इसको कैसे मैनेज करना है, और ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ती है। बहुत हाई लेवल वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली परेशान रहती है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढती हैं, उस खुशियों पे असर पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ी तो कांग्रेस अब ऐसा बताने में जुट गई है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत देने में जुटी हुई है और भारत सरकार ने बोझ डाल दिया। लेकिन तेल के दाम दुनिया में नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रही हैं कि नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल को 17 रुपए तक सस्ता कर दिया। कांग्रेस की माने तो जर्मनी में तेल पर टैक्स घटाकर जनता को 17 से 19 रुपए सस्ता तेल दिया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन को लेकर कांग्रेस का दावा है कि वहां बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दी जा रही है और तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही। अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं।
इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने भी दुनिया भर में ऊर्जा संकट से निपटने वाले ऐसे देशों की लिस्ट जारी कर दी जिन्होंने अपने देश की जनता को कोई राहत नहीं दी और 50% तक तेल के दाम बढ़ा दिए। बीजेपी के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल के दाम 55% बढ़ा दिए हैं। मलेशिया ने तेल के दाम में 56% की बढ़ोतरी की है। बीजेपी के मुताबिक खुद अमेरिका ने तेल की कीमतों में 45% का इजाफा कर दिया है। तेल के कुएं वाले देश यूएई ने तेल के दाम में 52% तक की बढ़ोतरी कर दी और म्यांमार में तो तेल के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। म्यांमार ने 90% तक तेल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का छाती पीटना बस सियासी नौटंकी है, क्योंकि इन देशों के मुकाबले भारत ने पहले 76 दिनों तक खुद तेल की बड़ी कीमतों का बोझ उठाया। इसके बाद अब सिर्फ 3.4% दाम यानी कि 3% के आसपास दाम बढ़ाए गए। तेल की कीमतों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच डेटा वॉर खत्म नहीं हो रहा है। एक राउंड की भिड़ंत के बाद कांग्रेस दूसरा डेटा लेकर आ गई है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लूट का साइकिल चला, यानी लूट पर लूट किए जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के नाम पर 43 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, यानी कि बीजेपी ने हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस का दावा यह भी है कि मोदी सरकार में क्रूड का औसत रेट $70 प्रति बैरल रहा है। इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 61.60 यानी कि 61 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार कई साल से पेट्रोल की कीमत 94 रुपए वसूल रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने फिर से एक डेटा जारी कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि हॉर्मुज संकट की वजह से कई देशों को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं, जैसे कि जापान को अपना सबसे बड़ा इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व एक्टिव करना पड़ा है। साउथ कोरिया ने अगले 30 साल के लिए नेशनल फ्यूल कैप लगा दिया है और फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। थाईलैंड में डीजल के दाम डबल हो गए और पाकिस्तान ने तो सभी स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। बहरहाल सियासी तकरार तो अपनी जगह है, लेकिन तेल के दाम बढ़ने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर क्या माहौल है, अब जरा एक बार आपको सुना। गुजरात में अभी 2 दिन पहले ही अमूल दूध के भाव बढ़ने के बाद आज फिर से पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। जो पेट्रोल का दाम है वो 2.99 रुपीज का बढ़ा हुआ है, जहां की डीजल में 3.09 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल पंप को आपकी लाइन भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी जितने भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या रूट है, लोग अभी क्या सोच रहे हैं। मेरा कहना ये है कि भाव बढ़ा है, पर अभी क्या करें, जरूरत है तो भराना तो पड़ेगा, क्योंकि अपने रोजिंदा व्यवहार में चलना है तो बढ़े तो अपना जरूरत है तो भराना तो पड़ेगा ही, बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। पेट्रोल और डीजल का सप्लाई डेपो से नॉर्मल आ रहा है और आज सुबह में 2 रुपीज 98 पैसा पेट्रोल में और 3 रुपीज और 9 पैसा डीजल में पर लीटर बढ़ा है सुबह से, और ऐसी कुछ भीड़ के ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल ही चल रहा है ऑपरेशन। बात 3 रुपए तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ऐसे छाती पिट रही है जैसे सरकार ने क्या ही गजब कर दिया, लूट लिया है, लूट मचा दी सरकार ने। लेकिन इसी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार के टाइम के ऐसे ऐसे बयान जारी कर दिए जिसमें खुद मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और कांग्रेस के तमाम नेता पेट्रोल के दाम बढ़ने के समर्थन में ऐसे ऐसे तर्क देते हुए नजर आए जो आपके गले तक नहीं उतरेगा। एक बार सुनिए। आपको याद है कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार क्यों गई थी देश से, और जो गई तो अभी तक नहीं आई, और क्यों नहीं आई है भाई? सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का और भ्रष्टाचार का। इन्हीं महंगाई के मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि आज तो कांग्रेस निकल नहीं पाई है। लेकिन आपको पता है कि मोदी सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत को थाम के रखा था। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई तब तो सरकार ने तेल की कीमत कम नहीं की। भाई अभी जो घाटा चल रहा था उसकी भरपाई जो हो रही थी वो कहां से हो रही थी? अभी जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था? युद्ध के बाद से अब तक जो भारत में, हमारे देश में केंद्र सरकार ने या तेल की कंपनियों ने कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। 76 दिन तक, 76 दिन सोचिए कि कितना होता है, और पूरी दुनिया में क्या क्या 90% तक तेल की कीमत बढ़ा दी कुछ देशों ने। तो अब यह हालत हो गई थी, अब पानी नाक से ऊपर जाने लग गया था। अब लगा था सरकार को और तेल कंपनियों को कि अगर अब नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब अगर थोड़ी बचत की बात नहीं करेंगे तो हाल यह हो जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनना है क्या? 3 रुपए के लिए इतना हाई तौबा मचाया। लेकिन एक बात यह भी है कि अभी संकट के हालात विश्व भर में हैं और यह संकट भारत पर ना आए, इसके लिए हमको, आपको, सबको थोड़ा संयमित रखना है, थोड़ा बचाव करना है। सरकार जो कह रही है कुछ सोच समझ कर कह रही है।
आगे आने वाले संकट को कम करने के लिए ही कह रहे हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें बताऊंगा आपको जिनपिंग की डायरी से क्या चुरा कर पढ़ना चाहते थे ट्रंप, चीन दौरा खत्म, जिनपिंग को लेकर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लग गई आग, ईरान का साथ और पुतिन का विश्वास, मोदी के अरब और यूरोप दौरे पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्या बड़ा होने वाला है। तेल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध तो रुका हुआ है, लेकिन हॉर्मुज पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। पूरी दुनिया परेशान है कि भाई कितनी जल्दी हॉर्मुज खुल जाए, ये जो संकट है ये टल जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कई देश बर्बाद हो जाएंगे। और जिन देशों की इकोनॉमी टिकी हुई है इस पर, उसका सोचिए कि क्या होगा। अभी तक पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए दलाली कर रहा था, आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन ईरान और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए। जब ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन पहुंचे तो दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल जाएगा, तेल का संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरी हवाबाजी। आज ट्रंप का 3 दिन का चीन का दौरा खत्म हो गया, ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ईरान और हॉर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई।